यह वीडियो सीरीज साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी ग्लोबल कंसर्न्स पेपर के ऊपर बेस्ड है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट इज़ इंट्रोड्यूसिंग साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर हमें 3 टर्म्स के बारे में जानना है: साइबर स्पेस, साइबर स्फेयर एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर आप किसी भी तरीके से इंटरनेट यूज़ करते हैं या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो ये सारी टर्म्स आपके लिए बहुत सिंपल होने वाली हैं। नाउ द क्वेश्चन इज स्टार्ट कहाँ से करें, बिकॉज साइबर स्पेस हमारे आसपास के वातावरण का एक इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग है। आज के डिजिटल एज के अंदर हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ साइबर स्पेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब अगर हम कहें कि हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे साइबर स्पेस से कैसे कनेक्टेड हैं, लेकिन शॉपिंग करने के बाद जब हम यूपीआई से या ऐप से पेमेंट करते हैं, जो कि ज़्यादातर शॉप्स पे होता है, तो हम साइबर स्पेस का ही यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और उसके अंदर इंटरनेट है तो आप साइबर स्पेस से कनेक्टेड हैं। इसको समझने के लिए हम पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक भौतिक वातावरण, मैटीरियल एनवायरनमेंट, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे आसपास है, और एक आभासी वातावरण, वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसका हम भी एक पार्ट हैं। अगर सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करें तो जब हम सोशल मीडिया ऐप को ओपन करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो या यूट्यूब हो, उसके ऊपर चाहे हम कोई कंटेंट देखते हैं, चाहे हम अपना कुछ कंटेंट शेयर करते हैं, तो हम साइबर स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है। अगर हम अपने फ़ोन से बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी साइबर स्पेस की वजह से है। कोविड के टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हुई, इंक्लूडिंग एजुकेशन, वो भी साइबर स्पेस का एग्जाम्पल है। जॉब्स में वर्क फ्रॉम होम, वो भी साइबर स्पेस की वजह से हुआ। इवन शॉपिंग, ई कॉमर्स, वो भी साइबर स्पेस की वजह से है। और जो ये आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये भी उसी साइबर स्पेस का पार्ट है। सो इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि साइबर स्पेस कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क के अंदर उपस्थित ऐसे वर्चुअल वातावरण को दर्शाता है जिसमें इंटरनेट, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, शॉपिंग, एप्स, सब कुछ इंक्लूडेड है जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। साइबर स्पेस वह जगह है जहां से हम डिजिटल दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। साइबर स्पेस को इन 2 डेफिनेशंस के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है पढ़ने में। इसका सिंपल मतलब है ऐसे नेटवर्क जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मतलब इन नेटवर्क्स को या डिवाइसेस को अगर एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अकेले में इनका कोई खास रोल नहीं है। ये नेटवर्क तब काम करते हैं जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके अंदर इंटरनेट, कंप्यूटर डिवाइसेस, कंट्रोलर्स, ये सब आ जाता है। और इनके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है जो कि इनको मैनेज करती हैं। तो इन सब से मिलकर साइबर स्पेस बनता है। सेकेंड डेफिनेशन इज सिंपल। Cyberspace refers to the virtual environment in which people and devices communicate and interact with others. सिंपल है, साइबर स्पेस एक ऐसा वर्चुअल या आभासी वातावरण है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर लोग और बहुत सारी डिवाइसेस मिलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, साइबर स्पेस 4 लेयर्स में काम करता है। ये चारों लेयर्स मिलकर साइबर स्पेस को बनाती हैं। द फर्स्ट इज फिजिकल लेयर, सेकेंड इज लॉजिकल लेयर, तीसरा इंफॉर्मेशन लेयर एंड द फोर्थ इज पर्सनल लेयर। अब इन सब में क्या क्या फ़र्क है? फिजिकल लेयर मीन्स वो लेयर जहाँ पे मशीनरी या डिवाइसेस आती हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स, वायर्स, ग्रिड्स, सर्वर्स, आपके घर में जो राउटर रखा है वो हो गया, तारें हो गई, ये सब कुछ फिजिकल लेयर है। इसका दूसरा पार्ट है लॉजिकल लेयर। लॉजिकल लेयर उस पार्ट को इंगित करता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि ये सारी डिवाइसेस और साइबर स्पेस का हर कंपोनेंट काम कैसे करेगा, जैसे कि प्रोटोकॉल्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्स, डोमेन नेम्स या और कई तरीके की डिज़ाइन जिसके आधार पे इंटरनेट या साइबर स्पेस काम करता है। द थर्ड लेयर इज इंफॉर्मेशन लेयर। अब ये दोनों लेयर्स तब तक काम के नहीं है जब तक उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो। तो थर्ड इज इंफॉर्मेशन लेयर। जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर जो भी हमें दिखता है दैट इज इंफॉर्मेशन। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स के द्वारा क्रिएट की जा सकती है, वेबसाइट्स ओनर के द्वारा क्रिएट की जा सकती है। इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन से मिलकर पूरा का पूरा इंटरनेट बनता है।
इसके अंदर वो सब कुछ है जो आपको इंटरनेट के ऊपर दिखता है, जैसे कि वीडियोस, इमेजेस, ग्राफिक्स, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, और वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट लेयर इज पर्सनल लेयर। पर्सनल लेयर का मतलब जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे हम अगर इंटरनेट को सर्फ नहीं करेंगे तो इंटरनेट किस काम का है? तो इंटरनेट को हम अपनी तरीके से यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, उनको विजिट करते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, या दूसरे के कंटेंट को रिप्लाई करते हैं। जहाँ ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, जो लोग जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, उसको हम बोलते हैं पर्सनल लेयर। इन चारों लेयर से मिलकर पूरा का पूरा साइबर स्पेस बनता है। अब जानते हैं साइबर स्पेस के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं। नाउ साइबर स्पेस किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनता है, इसमें बहुत से कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, जिनकी वजह से एक ऐसा नेटवर्क बनता है जिसको हम साइबर स्पेस कहते हैं। जैसे कि इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, और वो डिवाइस कोई भी हो सकती है। आपकी स्मार्ट वॉच भी हो सकती है, स्मार्टफोन भी हो सकता है, वाईफाई कैमरा भी हो सकता है, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, सर्वर्स भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रही है, वो साइबर स्पेस का पार्ट है। अगर आप स्मार्ट लाइट या एलेक्सा जैसी डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं तो उनकी फंक्शनिंग भी साइबर स्पेस की वजह से चल रही है। सेकेंड कंपोनेंट है डेटा। बिना डेटा के साइबर स्पेस कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं साइबर स्पेस के अंदर, वो सब डेटा ही है। आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं तो जो भी आपको उसमें दिखता है वो सब डेटा है, और ये डेटा कहीं स्टोर भी होता होगा तभी हमें दिख रहा है। तो जहाँ ये डेटा स्टोर होता है वो डेटा सेंटर्स और सर्वर्स होते हैं। थर्ड इज नेटवर्क। अब इन सभी डिवाइसेस को, सर्वर्स को, यूजर्स को कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की वजह से करोड़ों डिवाइसेस आपस में जुड़कर एक साथ काम करती हैं, जिससे डेटा पूरे वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है और हमें इंटरनेट के फॉर्म में दिखाई देता है। फोर्थ कंपोनेंट है इंटरनेट, जो हम और आप मोबाइल में या कंप्यूटर में ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का। नाउ द क्वेश्चन इज, एक सिंपल नेटवर्क और इंटरनेट में क्या फ़र्क है? नेटवर्क लोकल भी हो सकता है, नेटवर्क घर के अंदर भी हो सकता है, किसी ऑफिस का अपना नेटवर्क भी हो सकता है, बट इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इन सिंपल वर्ड्स, दो या दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरनेट के अंदर कुछ खास तरह के स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, मानकीकृत संचार के नियमों का पालन किया जाता है, तभी हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और उस पर डेटा शेयर कर सकते हैं। आपने सुना होगा हर डिवाइस का एक अपना IP एड्रेस होता है, वो इसी का एग्जांपल है। अगर इसका एक और एग्जांपल देखें तो हम कोई भी वेबसाइट का जब तक एड्रेस नहीं डालेंगे वो वेबसाइट खुलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके एड्रेस के अंदर, जिसको हम URL बोलते हैं, कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी वेबसाइट्स को डोमेन नेम दिया जाता है जो उनका नाम होता है, जैसे www.youtube.com। इसको बोलते हैं इंटरनेट। फिफ्थ पार्ट आता है सॉफ्टवेयर। कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। अगर हम विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में, या मैक को यूज़ कर रहे हैं, या फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं, या आईफोन के अंदर iOS को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल हैं। इनके अंदर आने वाली ऐप्स भी सॉफ्टवेयर हैं। स्मार्ट वॉच के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, इस वजह से वो चल पाती है। तो हर इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस के अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। इस वजह से साइबर स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। सिक्स्थ कंपोनेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कंप्यूटिंग का मतलब जो भी कंप्यूटर काम करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब वो काम जो हमारा कंप्यूटर नहीं कर रहा है लेकिन हमें दिख रहा है, काम कहीं और हो रहा है। हो सकता है आप जो वेबसाइट या जो ऐप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग किसी अमेरिका में रखे सर्वर में हो रही है, तो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। कई बार आप कोई ऐसी ऐप यूज़ करते होंगे, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो ऐप काम नहीं करती, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग आपके फ़ोन या कंप्यूटर में ना होकर क्लाउड में हो रही है। इस वजह से उसे काम करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है। आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर्स क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड हो गए हैं। तो इसके बेसिकली 3 रीज़न है कि इतना फेमस क्यों है। द फर्स्ट, हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना पावरफुल है
वो मैटर नहीं करता, बिकॉज वो ऐप हमारे कंप्यूटर में काम नहीं कर रही, काम कहीं और हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ दिख रहा है। इसका दूसरा बेनिफिट है कि ये पायरेसी को बचाता है। अगर सॉफ्टवेयर्स डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं तो उनकी पायरेसी हो सकती है, कॉपी हो सकते हैं, उनका कोड क्रैक किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर क्लाउड से काम कर रहा है, मतलब सर्वर से काम कर रहा है, हमारे कंप्यूटर में डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता, जिस वजह से उसके पायरेसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने कैनवा जैसे कुछ ऐप्स यूज़ की हैं तो उसका एग्जाम्पल है। इसका थर्ड सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एक्सेसिबिलिटी। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग वाले सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं तो हम उनको ज़्यादातर कहीं भी और किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर पे कुछ काम किया, उसके बाद अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए। अगर आपको कुछ काम है तो आप फ्रेंड के कंप्यूटर में अपना यूज़र पासवर्ड डाल के वहीं से काम शुरू कर सकते हैं, लॉग आउट करके वापस घर आ सकते हैं। आपका काम भी नहीं रुका और आपको आपका लैपटॉप कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप्स के कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे अमेज़ॉन, नोशन, कैनवा, गूगल मैप्स, गूगल डॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब क्लाउड बेस्ड हैं। कितना बढ़िया है, आपको कंप्यूटर भी पावरफुल नहीं लेना पड़ा और आपके कंप्यूटर पे बड़े से बड़ा काम आराम से हो जाता है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और अभी क्लाउड कंप्यूटिंग इवॉल्व हो रहा है, बहुत स्टार्टिंग फेज में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बिल्कुल डिफरेंट एरा आगे आने वाला है, जब हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें इतने पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, बहुत ही बेसिक स्क्रीन्स के साथ हमारा काम चल सकता है। इसकी बात फिर किसी और वीडियो में करेंगे। अब आगे चलते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ साइबर स्पेस, मतलब साइबर स्पेस की क्या क्या कमज़ोरियाँ या कमियाँ हैं। अब इतने लार्ज स्केल पे काम करने वाला सिस्टम, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस लगातार जुड़कर काम कर रही हैं, उसमें गड़बड़ी ना हो ये तो हो नहीं सकता है। तो साइबर स्पेस की बहुत सारी वीकनेसेस हैं जो इसको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी बना देती है। आइए पहले जानते हैं वल्नरेबिलिटी या भेद्यता क्या है, वीकनेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग, a security vulnerability is a weakness in a product that could allow an attacker to compromise the integrity, availability और confidentiality of that product। किसी भी प्रोडक्ट की सुरक्षा भेद्यता या कमजोरी उसको बोलेंगे जो किसी भी अटैकर को उस प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाने का मौका देती है। मतलब साइबर स्पेस की वल्नरेबिलिटी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमेशा साइबर स्पेस के ऊपर रिस्क बना रहता है। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ ह्यूमन एरर। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है। साइबर स्पेस में जितनी भी गड़बड़ी होती है, जितने भी अटैक्स होते हैं, उनमें से बहुत बड़ा पार्ट ह्यूमन एरर का है, मानवीय गलती का है। जैसे कि कमज़ोर पासवर्ड्स का होना, या एक ही पासवर्ड को बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर लगा देना, या फिर SMS या ईमेल के अंदर आए हुए लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। ये सभी वो मानवीय गलतियां हैं जिनकी वजह से साइबर अटैक्स का हमेशा रिस्क बना रहता है। साइबर स्पेस में रिस्क का दूसरा बड़ा कारण है टाइम एंड स्पेस। कोई भी क्राइम अगर पहले होता था तो उसके लिए क्रिमिनल को किसी व्यक्ति के पास जाकर उसको नुकसान पहुंचाना होता था। जैसे किसी चोर को अगर चोरी करनी है तो किसी के पास जाकर उसकी वस्तु चुरा सकता है, लेकिन साइबर स्पेस के अंदर ऐसा नहीं है। ना तो इसके अंदर टाइम की बाउंडेशन है, ना ही इसके अंदर स्पेस की बाउंडेशन है। अगर हैकर दुनिया के किसी और कोने में बैठा है और उसको कहीं अटैक करना है तो उसको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो विद इन अ सेकेंड वो सब कुछ कर सकता है जो पास में बैठकर किया जा सकता है। इसी तरीके से स्पेस, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी बैठकर कहीं भी हैकिंग या साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं। थर्ड रिस्क है लैक ऑफ बैरियर्स टू एंट्री। साइबर अटैक के लिए बैरियर्स टू एंट्री है ही नहीं। अगर किसी क्रिमिनल को किसी कंट्री या किसी शहर के अंदर जाकर क्राइम करना हो तो उसको पुलिस बैरिकेड से रोका जा सकता है, और कई तरीके हैं। लेकिन साइबर अटैक के अंदर इंटरनेट के थ्रू कोई भी कहीं भी एंटर हो सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, जैसे फायर वॉल्स वगैरह, लेकिन उनके भी बहुत सारे तोड़ हैं, उनके भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो क्रिमिनल्स यूज़ कर लेते हैं, और उनके लिए कोई भी बैरियर टू एंट्री नहीं होती। फोर्थ रिस्क है एनोनिमिटी, या बिना अपनी पहचान बताए काम करने का तरीका। साइबर स्पेस के अंदर एनोनिमिटी एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। चाहे चैट रूम्स की बात करें, प्राइवेट ग्रुप्स की बात करें, ये सभी एनोनिमिटी के एग्जांपल्स हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना अपनी पहचान बताए
फेक प्रोफाइल से या फेक नाम से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है, कहीं भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है, किसी भी ग्रुप का मेंबर बना जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सरकारों के लिए भी और साइबर स्पेस यूजर्स के लिए भी। एक तरफ ये प्राइवेसी को मेंटेन करने के काम आती है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल्स भी इसी का फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं। अगर आपने डार्क वेब का नाम सुना हो तो वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिफ्थ है मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट्स। एक्सपोजर पॉइंट्स वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से हम साइबर स्पेस के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। इनके अलावा अगर हम एलेक्सा को यूज़ कर रहे हैं, हम गूगल मैप्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस हो सकती हैं घर में, ऑफिस में, एंड आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स एंड कार्स भी स्मार्ट फीचर्स के साथ आती हैं, मतलब इंटरनेट से और ऐप से कनेक्टेड रहती हैं। तो वो भी एक तरह का एक्सपोजर पॉइंट है। ये एक्सपोजर पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम इंटरनेट नहीं भी यूज़ करते तब भी हम साइबर स्पेस का पार्ट बने रहते हैं और हमारा डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे हैबिट पैटर्न्स साइबर स्पेस में रिकॉर्ड होते रहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा और इतनी क्रूशियल होती है कि इसका बहुत आराम से मिसयूज़ किया जा सकता है। चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं और आप सोचते हैं कि चलिए आज हम सोशल मीडिया पे या साइबर स्पेस पे शेयर नहीं करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, वहाँ पे खाने के बाद आप UPI से उसकी पेमेंट कर देते हैं। साइबर स्पेस को आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। पहला तो लोकेशन जहाँ पे आपने पेमेंट की, और दूसरा जहाँ पे, जिस शॉप में, जिस रेस्टोरेंट में आपने पेमेंट की, उससे ये पता चलता है कि आपने क्या खाया होगा। तो आपके शॉपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स एंड सेकंड आपकी लोकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने साइबर स्पेस को ऑलरेडी दे दी। ऐसे ही सैकड़ों और एक्सपोजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अननोइंगली अपनी इन्फॉर्मेशन साइबर स्पेस को देते रहते हैं। नाउ एक और चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइबर स्फीयर एंड साइबर स्पेस। साइबर स्फीयर एंड साइबर स्पेस में क्या डिफरेंस है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, इन सब की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, कुछ डेफिनेशंस देखी साइबर स्पेस की। उसके बाद हमने 4 लेयर्स की बात की। द फर्स्ट इज फिजिकल लेयर, देन लॉजिकल लेयर, देन इंफॉर्मेशन लेयर एंड पर्सनल लेयर। उसके बाद हमने साइबर स्पेस के 6 कंपोनेंट्स की बात की, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब कुछ। इसके बाद वल्नरेबिलिटीज़ या फिर भेद्यता या रिस्क की बात की, साइबर स्पेस के साथ कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।